Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. So this is the last part of NCERT class 10 chapter 2 sectors of Indian economy. So let's begin with today's video. So here is the introduction. ये हम already previous classes में पढ़ चुके हैं. एक बार हम फिर read कर लेते हैं, समझ लेते हैं. Employment. The term employment refers to the state of being employed. एम्प्लॉयमेंट इज़ एन इकनॉमिक एक्टिविटी, एक इकनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट. अ पर्सन वर्क्स फॉर द अदर्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड. एक्सचेंज में हमें इन टर्म्स ऑफ मनी मिलता है, सैलरी मिलती है. ठीक है, आप में से भी कई लोग जो हैं वो जॉब करते होंगे. अ पर्सन हु वर्क इज़ कॉल्ड अ एम्प्लॉय. हम एम्प्लॉय किसे बोलते हैं? जो इंसान जो है, जो पर्सन जो है वो काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. इफ़ अ पीस ऑफ लैंड रिक्वायर्स ओनली 3 पीपल टू वर्क. अगर एक पीस है लैंड का, उस पर अगर 3 लोग ही काम कर रहे हैं और 3 से अगर इंस्टेड 3 जनों के अलावा 5 लोग और काम कर रहे हैं, तो वो जो 5 लोग काम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं. मतलब उनका कुछ एफर्ट जो है वो कुछ काम नहीं आ रहा है, वो एक्स्ट्रा लोग हैं. तो ऐसी लेबर्स को, ऐसी एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? सच पीपल आर नोन एज डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ जॉब्स इन विच सम पीपल विजिबली एम्प्लॉयड. हमें दिखता तो है कि वो लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है? बट आर द अनएम्प्लॉयड इन सच अ सिचुएशन. वो अनएम्प्लॉयड ही होते हैं. देयर आर पीपल इंगेज इन वर्क देन रिक्वायर्ड. रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उस काम में इन्वॉल्व रहते हैं, और ऐसी एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसे लोगों का इंगेज रहना एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा. ओके, सो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. इन लोगों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह. दैट सच पीपल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दी GDP. एज देयर आर अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. ये सब कुछ जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादा दिखता है. दे शुड बी नीड टू एम्प्लॉयड दोज पीपल. हम ये उन लोगों को ये चीज़ें बतानी पड़ेगी इन दो सर्विस सेक्टर्स. व्हेन ऐसे लोगों को ऐसे सर्विस सेक्टर में भेजा जाए जो उनकी स्किल का पूरा यूटिलाइजेशन हो सके. सो बाय क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटी. ऐसे लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनको उनके अंदर स्किल्स होगी, तो वो अपने स्किल्स को अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं. बाय क्रिएटिंग मोर पावरफुल एजुकेशन सेक्टर. वो अगर एजुकेटेड होंगे तो उनको रियलाइज़ होगा खुद से कि उनकी स्किल्स जो है वो वेस्ट हो रही है, तो वो जो है अच्छे से अपनी स्किल्स को यूज़ कर पाएंगे. बाय इम्प्रूविंग दी हेल्थ फैसिलिटीज़ in the rural areas like hospitals, nurses, health workers, etc. Every state और region has potential. हर किसी में अपना, हर इंडिविजुअल में अपना पोटेंशियल होता है for increasing the income and the employment फॉर पीपल इन दैट एरिया. तो ऐसी एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर क्या क्रिएट करनी चाहिए? इंडस्ट्रीज़ और IT सेक्टर को, ताकि उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी ईजीली मिले. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क. एक ये लॉ बनाया गया कि हर किसी को अधिकार है काम करने का. बाय महात्मा गांधी जी. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में स्टार्ट किया गया था. इसके अंडर क्या होता था कि जो लोग काम करना चाहते हैं या फिर इच्छुक हैं काम करने में, उनको 100 दिन, पूरे साल में 100 दिन गवर्नमेंट की तरफ से काम दिया जाएगा, और उस बिहाफ पे उनको सैलरी भी दी जाएगी. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ सेक्टर्स. सो फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इट रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट विच इज़ रेगुलर. यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो रेगुलर होती है, और पेड भी उनको रेगुलर ही मिलती है. They follow all the rules and regulation formed by the government. It provides the job opportunity to the candidates. Okay. Whereas the unorganized sector, it refers to the employment which is not under the control of government. यहाँ पर government का कोई रोल नहीं होता है. They do not follow the rules and regulation of the government. कोई रूल रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट का. Here the jobs are not regular. जॉब्स यहाँ पर रेगुलरिटी में नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट जो है. एंड प्रोवाइड लो वेजेस टू दी एम्प्लॉयज़ और कैंडिडेट्स. ओके, सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप.
public sector and the private sector. Public sector is the sector which includes the government owns most of the assets and provides all the services. यहाँ पर जो assets होती हैं गवर्नमेंट की वो खुद ही हैंडल करती है. फॉर एग्जाम्पल रेलवे एंड द पोस्ट ऑफिस. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द पब्लिक सेक्टर. ओके. On the other hand, private sector is the sector which includes the ownership of the assets and delivery of the services. यहाँ पर होता तो गवर्नमेंट का है लेकिन वो जो है अधिकार जो है जो राइट्स हैं वो प्राइवेटाइज कर देती है. The delivery of the services are in the hands of the private companies or the individuals. For example, Tata and Steel Company Limited (TISCO) and the Reliance Industrial Limited (RIL). देयर मेनली द प्राइवेट सेक्टर का एम जो है इज़ टू अर्न द प्रॉफिट्स. ठीक है. लेकिन जबकि पब्लिक सेक्टर का जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी. मेनली उनका सर्विसेज पे कंसंट्रेशन होता है चाहे उनको इतना प्रॉफिट हो या ना हो. लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मेन एम जो है वो प्रॉफिट कमाना होता है. सो हेयर इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर. ये आप खुद पढ़ लेना और comment down if you have any query regarding this summary part or the related to the video. So ये जो summary है ये तीनों parts का conclusion है of the whole chapter. So आप ये एक बार read कर लेना. ठीक है. Okay. So thank you so much for watching this video and comment down if you have any query. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. So see you soon with the new video. Thank you.